नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आप सबका डीपी एजुकेयर के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर और मैं अभिनव श्रीवास्तव आप सबका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, एक लंबे अंतराल के बाद फिर मैं आप सबके बीच उपस्थित हूं लेकर एक और सब्जेक्ट, और वो आरओ की परीक्षा के लिहाज से एनसीईआरटी का जो बैच है उस पॉइंट ऑफ व्यू से सबसे महत्वपूर्ण विषय है। और अगर समसामयिक परिप्रेक्ष्य में देखा जाए, करंट एस्पेक्ट में देखा जाए, तो अभी उत्तर प्रदेश का बजट आया है दोस्तों कल, और अभी कुछ ही दिन पहले 1 फरवरी को भारत का बजट आया था और आर्थिक समीक्षा रिपोर्ट आई थी। अगर इन सारी चीजों को देखा जाए तो आप अच्छी तरह से जानते हैं दोस्तों कि इकोनॉमी का जो क्वेश्चन होता है वो काफी हद तक करंट अप्रोच के साथ आपसे पूछा जाता है, और इसके लिए बहुत जरूरी है कि आप समसामयिक क्षेत्र यानी कि करंट अफेयर्स के इकोनॉमिकल पोर्शन पर भी विशेष ध्यान दें, क्योंकि अगर आप उनके इकोनॉमिक पोर्शन पर ध्यान देंगे तो शायद आप ज्यादा सटीक तरीके से पूछे जाने वाले क्वेश्चन को आंसर कर पाएंगे। और इसी लिहाज से आज सबसे पहले हम लोग चलिए समझने की कोशिश करते हैं कि इकोनॉमी में एक्चुअल में बातें किन विषयों पर होती हैं और ये विषय कैसे, कितना कठिन और कितना सरल है, किन पक्षों पर आपको अधिक ध्यान देने की जरूरत है ताकि आप एग्जाम में सटीक तरीके से पूछे गए प्रश्नों का आंसर करके अपनी सफलता को सुनिश्चित कर सके। शुरुआत करते हैं दोस्तों इकोनॉमी की। ठीक है, सबसे पहली बात जो आपको समझा देना जरूरी है कि इकोनॉमी कोई ऐसा सब्जेक्ट नहीं है जिसे छात्र बहुत कठिन समझता है। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूं दोस्तों क्योंकि हम में से हर कोई एक इकोनॉमिस्ट होता है, एक अर्थशास्त्री होता है। इस लिहाज से कि हम में से बहुत से लोग घर से दूर, परिवार से दूर रहते हैं, पढ़ते लिखते भी हैं, अर्निंग करते हैं, जॉब करते हैं, और जब उनको कोई इनकम मिलती है तो इनकम को पाने के बाद सबसे पहले डिसाइड करते हैं उनकी प्रायोरिटीज क्या है, उनकी प्राथमिकताएं क्या है, और फिर अपने वेतन को अपनी प्राथमिकताओं के आधार पर ही अलग अलग मदों में खर्च करते हैं, अलग अलग मदों में स्पेंड करते हैं। तो दोस्तों, इस लिहाज से तो हम सब अर्थशास्त्री हैं। दूसरी बात यह कि इस विषय को पढ़ते समय हमें जिन खास कॉन्सेप्ट पर ध्यान देने की जरूरत होती है वो बहुत गिने चुने हैं। जैसे सबसे पहले अगर मैं आपसे इसके अंतर्गत पूछे जाने वाले कॉन्सेप्ट के बारे में बताऊं तो दोस्तों, इनमें सबसे पहला जो टॉपिक होता है वो होता है आपका इंट्रोडक्शन एंड नेचर ऑफ इकोनॉमिक्स। ये हमारा पहला टॉपिक होता है। ठीक है, यहां इस चैप्टर में जब हम लोग बातें करते हैं इकोनॉमी की तो बात करते हैं भारतीय अर्थव्यवस्था के बारे में, वैश्विक अर्थव्यवस्था के बारे में, किस तरह की अर्थव्यवस्था के सिद्धांत हैं जिनको हमें निश्चित तौर पर जानकारी होनी ही चाहिए। खासकर कि ब्रिटिशकालीन औपनिवेशिक अर्थव्यवस्था जो एक डोमिनियन इकोनॉमी थी, भारतीय अर्थव्यवस्था का जो एक स्वरूप था जिसमें एक अर्थव्यवस्था का नियंत्रण कोई दूसरा कर रहा था। भले ही हमारा इतिहास बहुत वैभवशाली, बहुत गौरवशाली और बहुत संपन्न रहा हो, लेकिन आप जानते हैं दोस्तों कि लगभग अगर इस्लामिक इन्वेजन्स की बात की जाए, इस्लामिक आक्रमणकारियों की बात की जाए, तो 712 ईस्वी में अरबों के आगमन के साथ शुरू हुआ आक्रमण का वो दौर चलता रहा ब्रिटिश आक्रमण तक। और ब्रिटिश आक्रमण से अगर अरबों के आक्रमण के बीच की समयावधि को देखा जाए तो इस समयावधि ने भारत की आर्थिक संपन्नता का इस हद तक दोहन किया कि कभी सोने की चिड़िया कहा जाने वाला यह देश निश्चित तौर पर बिना पंखों की चिड़िया में बदल गया। और हमारी जो अर्थव्यवस्था थी, हमारा जो इकोनॉमिक सिस्टम था, वो इस तरह से कोलैप्स कर गया कि लोग दाने दाने को मोहताज हो गए। इन पूरी परिस्थितियों को समझना, भारतीय अर्थव्यवस्था पर ब्रिटिश अर्थव्यवस्था अथवा शासन का क्या प्रभाव रहा, इन सारी बातों से भी रिलेटेड क्वेश्चन आपके अलग अलग एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। तो आपको यहां पर इसके बारे में भी जानना है, प्लस आपको साथ साथ इसकी भी जानकारी होनी चाहिए कि जब आप अर्थव्यवस्था के इंट्रोडक्शन की बात कर रहे हैं तो हमें कुछ प्रमुख अर्थशास्त्रियों के सिद्धांतों की भी जानकारी होनी चाहिए, यानी इकोनॉमिक थ्योरीज के बारे में भी हमें जानकारी होनी चाहिए। और इन इकोनॉमिक थ्योरीज में अगर दोस्तों नाम लिया जाए कौन कौन से अर्थशास्त्री हैं तो आप देख सकते हैं। एक नाम आप यहां पर देखेंगे एडम स्मिथ का, दूसरा नाम आप रॉबिन्स का देखते हैं, साथ साथ मार्शल का देखते हैं, और भी कई नाम हैं यहां पर, जैसे W.F. थॉमसन है, लॉफर है, ठीक है, माल्थस, और बहुत सारे नाम हैं अर्थशास्त्रियों के जो आप ले सकते हैं इस विषय के अंतर्गत।
तो हम सबसे पहले इंट्रोडक्शन की बात करते हैं, साथ ही साथ फिर बात दूसरे टॉपिक पर जब हम आएंगे तो नेचर ऑफ इंडियन इकोनॉमी की चर्चा करेंगे। और नेचर ऑफ इंडियन इकोनॉमी का मतलब है दोस्तों भारतीय अर्थव्यवस्था की प्रकृति से। ठीक है, तो यहां पर हमारी जो चर्चा होगी वो भारतीय अर्थव्यवस्था की प्रकृति के बारे में होगी कि कैसी अर्थव्यवस्था है हमारी, कैसी मतलब इन द सेंस क्या हम पूंजीवादी अर्थव्यवस्था है, कैपिटलिस्ट इकोनॉमी है, क्या हम समाजवादी अर्थव्यवस्था है, क्या हम साम्यवादी अर्थव्यवस्था है, या फिर इन तीनों से इतर हमारी अर्थव्यवस्था कुछ अलग यानी कि मिश्रित या मिक्स्ड इकोनॉमी है। तो ये सारी बातें हम लोग यहां पर दूसरे चैप्टर में करते हैं। तो हमारा जो दूसरा चैप्टर बनता है वो नेचर ऑफ इंडियन इकोनॉमी या भारतीय अर्थव्यवस्था की प्रकृति से बनता है। इसके बाद तीसरे टॉपिक पर आते हैं दोस्तों। तीसरा जो टॉपिक हमारा है, मैं कुछ टॉपिक के नाम सबसे पहले आपके लिए लिख देता हूं। तीसरा जो टॉपिक है वो है हमारा राष्ट्रीय आय। राष्ट्रीय आय जिसे नेशनल इनकम के नाम से भी हम लोग बुलाते हैं। चौथा जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है दोस्तों, मैं ये टॉपिक जो आपके सामने लिख रहा हूं ये टॉपिक आपके एनसीईआरटी के द्वारा डिसाइड किए गए सिलेबस के बेस पर है और पीसीएस या फिर आईएएस जैसी परीक्षाओं में, आरओ जैसी परीक्षाओं में इसी सिलेबस को मेंशन करके पेपर बनाया जाता है, रिपोर्ट बनाई जाती है। तो चौथे नंबर पर आ जाता है दोस्तों अगला पॉइंट राष्ट्रीय आय के बाद मुद्रास्फीति, जिसे हम लोग इन्फ्लेशन या सामान्य अर्थों में महंगाई कहकर बुलाते हैं। पांचवा जो है वो 3 चैप्टर हैं एक साथ जुड़े हुए हैं आपस में, जिसमें जनसंख्या एवं जनगणना, इसे हम पहले तो अलग रखेंगे और फिर इसी से रिलेटेड 2 चैप्टर हैं आपके गरीबी और दूसरा नाम जो है वो है आपका बेरोजगारी का। यानी यहां पर सेंसस ऑब्लिक पॉपुलेशन की बात की जाएगी। और वहीं जब दूसरे चैप्टर में हम आते हैं तो बात यहां होती है दोस्तों पॉवर्टी एंड अनएम्प्लॉयमेंट के बारे में, यानी गरीबी और बेरोजगारी के बारे में। ये एक चैप्टर हो जाता है। फिर छठे 7वें चैप्टर पर आते हैं। 7वां जो चैप्टर है दोस्तों वो है हमारा कराधान। कराधान मतलब टैक्सेशन सिस्टम की बात होती है, जिसमें आप देखेंगे टैक्स इंपैक्ट भी होता है और दूसरे नंबर पर टैक्स इंसिडेंस भी होता है। टैक्स इंपैक्ट को दोस्तों कराघात कहा जाएगा और टैक्स इंसिडेंस को हम नाम देंगे करापात का। तो ये दोनों चीजें भी यहां पर टैक्सेशन के अंतर्गत हैं, जिन्हें हमें पढ़ना होता है, जिनके बारे में हमें बात करनी होती है। 8वें नंबर पर आते हैं तो यहां पर राजकोषीय और मौद्रिक नीतियों की बात होती है। राजकोषीय और मौद्रिक नीति की बात होती है। इसी को दोस्तों अंग्रेजी में फिस्कल पॉलिसी एंड मॉनेटरी पॉलिसी के नाम से हम लोग जानते हैं। तो ये चीज भी है जिस पर हमें आपको बातें करनी होती है। यहां पर मुद्रा का एक विशेष तौर पर उल्लेख किया जाता है, मुद्रा का यानी कि मनी का, और यहां से भी आपको कई प्रश्न मिल जाएंगे। 9वें नंबर पर आते हैं तो 9वें नंबर पर हम लोग जिस टॉपिक पर, जिस चैप्टर पर बात करेंगे दोस्तों, उसमें जीएसटी एक अलग से पढ़ने वाला चैप्टर होता है, क्योंकि जीएसटी के साथ साथ इसी में हम जोड़ेंगे बजट को। बजट, अब ये बजट दोनों स्तरों पर है, एक आपका संघीय बजट है और एक आपका प्रांतीय बजट है। आप देख सकते हैं दोस्तों, अगर उत्तर प्रदेश की बात की जाए तो इस समय 8.08 लाख करोड़ रुपए का जो बजट आया है उत्तर प्रदेश सरकार का कल, ये भारत के किसी भी राज्य के लिए अब तक के सबसे बड़े बजट के तौर पर देखा जा रहा है।
हालांकि उत्तर प्रदेश सरकार की प्रतिबद्धता पहले ही जाहिर की जा चुकी है कि आने वाले समय में यानी कि जब देश अपनी आजादी की 100वीं वर्षगांठ मना रहा होगा, यानी वर्ष होगा सन 2047 का, उस समय तक उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था के $1 ट्रिलियन के आंकड़े को पार कर जाने की संभावना जताई जा रही है। और निश्चित तौर पर यह भारत के $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनने के लक्ष्य में सीधे तौर पर 20% का कंट्रीब्यूशन है, 20% के योगदान की बात हो रही है। तो आप समझ सकते हैं कि उत्तर प्रदेश जो खाद्यान्न उत्पादन के मामले में जो समग्र उत्पादन है उत्तर प्रदेश में न केवल ज्यादा है, बल्कि देश भर के सभी राज्यों की तुलना में जो सबसे बढ़िया प्रदर्शन, सबसे ज्यादा जो आबादी है जिस राज्य की, सबसे ज्यादा जो जीडीपी जनरेट कर रहा है, वो अगर बात करें आयात निर्यात में जिसका सबसे अच्छा योगदान है, तो वो राज्य भी दोस्तों उत्तर प्रदेश है। हाल के दिनों में महाकुंभ के आयोजन के स्तर पर अगर देखा जाए, प्रशासन की तैयारियों का मूल्यांकन किया जाए, तो वो तो बातें एक तरफ हो जाती हैं, लेकिन जो दूसरी सबसे बड़ी बात है कि गवर्नमेंट ने, उत्तर प्रदेश सरकार ने इस महाकुंभ के आयोजन को न केवल राजस्व के उत्पादन के एक बेहतरीन मंच के तौर पर भी इस्तेमाल करने के लिए अपनी प्रतिबद्धता जाहिर की, बल्कि आने वाले समय में इससे कई तरह के रोजगार के अवसर भी सृजित हुए हैं और हो सकता है उनमें से कई अवसर आगे भी कंटिन्यू हो जाए। तो ये भी आपके लिए बहुत बड़ी बात हो सकती है, एक इंपॉर्टेंट टॉपिक हो सकता है, तो इस पर भी हम लोग बातें करेंगे। यानी मोटे तौर पर अगर इन सारे चैप्टर जो मैंने अभी आपको लिखकर बताए हैं, जिसमें पीछे वाले अगर नाम देखे जाए तो इंट्रोडक्शन, जिसमें नेचर ऑफ इकोनॉमिक्स यानी कि अर्थव्यवस्था की प्रकृति की बात आती है। इस टॉपिक की बात करें, अर्थव्यवस्था की प्रकृति की अगर बात की जाए, तो यहीं पर दोस्तों बात होती है भारतीय अर्थव्यवस्था कितने तरह की होती है। उदाहरण के लिए, एक अर्थव्यवस्था उदारवादी होती है और एक अर्थव्यवस्था जो होती है वो बंद होती है। उदारवादी अर्थव्यवस्था को खुली अर्थव्यवस्था के नाम से भी जाना जाता है, जबकि दूसरा नाम आप देख रहे हैं बंद अर्थव्यवस्था का हम ले रहे हैं। तो दोस्तों ये दोनों नाम कहने का मतलब ये कि वर्ष 1991 का जो दशक था, ईयर 1991 की जो बात थी, इस ईयर 1991 का जो दशक है दोस्तों, उस दौरान देश भर में उदारीकरण को लागू किया गया था और उदारीकरण को लागू करने का जो श्रेय जाता है वो हमारे भूतपूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी को दिया जाता है। जब नरसिम्हा राव की सरकार थी और उस समय मनमोहन सिंह ने न केवल इस बंद अर्थव्यवस्था को खुली अर्थव्यवस्था में कन्वर्ट कर दिया। इस खुली अर्थव्यवस्था का मतलब होता है दोस्तों जहां पर एक्सपोर्ट और इंपोर्ट की फैसिलिटी दी जाए एक साथ, एक्सपोर्ट और इंपोर्ट की फैसिलिटी हो। और एक्सपोर्ट इंपोर्ट का साफ मतलब आप जानते ही हैं, आयात और निर्यात। क्योंकि दोस्तों जब कोई अर्थव्यवस्था में आयात और निर्यात की सुविधा जुड़ी होती है तो फिर वह देश अपने देश के नागरिकों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए एक से ज्यादा ऑप्शंस प्रोवाइड करा सकता है। यानी वहां पर प्रतिस्पर्धा, कंपिटिटिव मार्केट बनता है, और जहां पर कंपिटिटिव मार्केट होता है, प्रतिस्पर्धी बाजार होता है, वहीं पर हम दो चीजों पर विशेष ध्यान देने लगते हैं। पहली चीज इस पर हम ध्यान देते हैं वो है वस्तु की गुणवत्ता पर, और दूसरा वस्तु के मूल्यों पर। आप समझ सकते हैं कि जब एक ही जैसे उत्पाद बनाने वाली दो कंपनियां होती हैं तो दोनों ही कंपनियां जिस आधार पर एक दूसरे के साथ कंपटीशन करती हैं दोस्तों, उसमें क्या क्या चीजें शामिल है। निश्चित तौर पर मूल्य के आधार पर कि अगर आपका मूल्य 10 रुपए है तो हम अपनी मांग बढ़ाने के लिए 9 रुपए या 9.5 रुपए कर देंगे, या फिर गुणवत्ता के स्तर पर अगर आपने कोई चीज बनाई है, कोई सी गुणवत्ता तय की है, तो हम उससे बेहतर गुणवत्ता को उससे कम कीमत में उपलब्ध कराएंगे। और अगर हम ऐसा कर पा रहे हैं तो निश्चित तौर पर हम अपने उत्पादों के लिए ज्यादा बड़े ग्राहक वर्ग को आकर्षित कर सकते हैं और इससे उत्पादन बढ़ेगा, और उत्पादन बढ़ेगा तो नो डाउट इसके लिए रोजगार के अवसरों में भी वृद्धि करनी पड़ती है, और ये बहुत अच्छी व्यवस्था हो सकती है किसी देश की अर्थव्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए। कारण यह है दोस्तों, जैसा मैं आपको बताना चाह रहा हूं, एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है कि किसी भी अर्थव्यवस्था का जो आधार होता है, इसको हम लोग एक खास शब्द में लिखेंगे, और ये खास वर्ड होता है इकोनॉमिक एक्टिविटी, जिसे हिंदी में आर्थिक क्रियाएं कहते हैं। और दोस्तों किसी भी देश की आर्थिक क्रियाएं जो होती हैं उसमें दो चीजें प्लस एक और तीन चीजें होती हैं जो जुड़ी होती हैं, जिसमें पहला उत्पादन होता है,
यानी कि प्रोडक्शन होता है, दूसरा होता है उपभोग, और उपभोग को दोस्तों हम लोग कंजम्पशन कहते हैं। और दोनों के बीच में जिस एक चीज की और उत्पत्ति होती है वो चीज होती है पूंजी निर्माण। पूंजी निर्माण यानी कैपिटल क्रिएशन। ध्यान देना है दोस्तों कि अगर पूंजी निर्माण हो रहा है तो आदमी यहां पर इन्वेस्ट करता है, इस चीज के माध्यम से निवेश करता है, ठीक है। और जब हम किसी भी क्षेत्र विशेष में निवेश करते हैं, जब हम वहां इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो इन्वेस्टमेंट करने से फायदा यह होता है कि इससे उत्पादन के लिए जरूरी संसाधनों का निर्माण होता है। अब उत्पादन के दौरान कुछ और चीजें होती हैं, जैसे इसमें एम्प्लॉयमेंट क्रिएशन होता है। एम्प्लॉयमेंट क्रिएशन का मतलब होता है रोजगार का सृजन होना, ठीक है। यह सबसे बड़ा फायदा होता है। दूसरी चीज, अब रोजगार का सृजन होगा तो रोजगार के बदले में वह व्यक्ति जो प्राप्त करेगा वो आय होगी। और आय क्या करती है दोस्तों? आय, इनकम, जिस एक चीज को बढ़ावा देती है वो है डिमांड। और इसी डिमांड को फुलफिल करने के लिए हमें करना होता है, जैसा डिमांड पैदा होगी तो निश्चित तौर पर उपभोग करेगा आदमी, कंजम्पशन करेगा। और कंजम्पशन तभी होगा जब हम उसके लिए क्या करें? सप्लाई करें। और सप्लाई करना मतलब आपूर्ति करना। और आपूर्ति व्यक्ति तब करता है जब उसके पास एक्सेस प्रोडक्शन होता है, यानी ये रोजगार के नए अवसरों का सृजन इसके माध्यम से होता रहता है। अगर इसको एक ग्राफ के माध्यम से समझा जाए तो ये ग्राफ इस प्रक्रिया को बहुत बेहतर ढंग से समझा सकता है। आप देख सकते हैं कि यहां पर ग्राफ जो है ये कैपिटल क्रिएशन की बात कर रहा है, यानी जब आप पूंजी निवेश कर रहे हैं। अब पूंजी निवेश करने के बाद आपने अपनी फैक्ट्री या दुकान लगा ली तो आप वहां पर क्या शुरू करेंगे? प्रोडक्शन करेंगे। प्रोडक्शन करने के लिए आप लोगों को रोजगार देंगे तो वहां पर एम्प्लॉयमेंट का क्रिएशन होता है। अब एम्प्लॉयमेंट के बदले में लोगों के पास आय होती है, और आय का इस्तेमाल लोग करते हैं अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने, यानी यहां पर जो आर्थिक क्रियाएं तेज हो जाती हैं वो है बूम। इसके बाद अगर मांग में निश्चित तौर पर पैसा आपका हमेशा तो रहेगा नहीं आपकी जेब में, एक समय बाद जब आपका धन खत्म होता है, जब आपका पैसा खत्म होता है, तो जिस चीज में दोस्तों तेजी से कमी आने लगती है वो चीज होती है डिमांड का कम होना। और अगर यहां पर डिमांड में कमी आएगी तो डिमांड पर कमी आने से सीधे तौर पर जिस चीज में कमी आ जाएगी वो है रोजगार के अवसर, यानी यहां पर रोजगार के अवसरों में हम कमी देखेंगे। यानी ये जो फिगर आपको हमने बनाकर दिखाया ये एग्जैक्टली भारतीय अर्थव्यवस्था को और उसकी प्रकृति को समझने की दिशा में बहुत अहम और कारगर तरीका हो सकता है। तो याद रखिएगा, अर्थव्यवस्था में हमेशा ही एक ही चीज इंपॉर्टेंट होती है और वो है आपकी इकोनॉमिक एक्टिविटी, यानी कि आर्थिक क्रियाएं। और आर्थिक क्रियाओं के तीन मुख्य आधार होते हैं जिसमें उत्पादन, उपभोग और पूंजी निर्माण जैसी क्रियाओं को हम शामिल करते हैं। उसके अलावा अगर और चैप्टर की बात करें, जैसे ये हमारा मान लीजिए क्लियर हो गया। दूसरी ओर अगर नेचर ऑफ इंडियन इकोनॉमी की बात करें तो भारतीय अर्थव्यवस्था कैसी है दोस्तों? तो भारतीय अर्थव्यवस्था को हम कैसा बताते हैं? एक मिश्रित अर्थव्यवस्था बताते हैं। और मिश्रित इसलिए क्योंकि हमारी जो अर्थव्यवस्था है ना तो पूरी तरह पूंजीवादी है ना तो पूरी तरह समाजवादी है। साम्यवादी तो हम हैं ही नहीं। एक तरह से पूंजीवादी वो होती है दोस्तों जिसमें संसाधनों पर या रिसोर्सेस पर कंट्रोल होता है प्राइवेट सेक्टर का, और समाजवादी वो है जहां संसाधनों पर पूरी तरह से नियंत्रण होता है पब्लिक सेक्टर का। लेकिन आप जानते हैं कि हमारे देश में ये दोनों ही व्यवस्थाएं नहीं चलती हैं, बल्कि हम संसाधनों के ऊपर भले ही जनता का अधिकार हो, लेकिन चूंकि उसका उत्खनन करना, उसका एक्सकेवेटिंग करना, उसका संग्रहण और भंडारण करना, ये सारे काम तो सरकार कर रही है। तो सरकार का अधिकार होता है क्योंकि भारत की जो भूमि है वो भारत सरकार के अधीन है, और ऐसे में भारत सरकार की जिम्मेदारी बनती है कि वो संसाधनों के न केवल उत्पादन पर ध्यान दे
बल्कि उत्पादन के साथ साथ उस संसाधनों के समुचित और एक समान वितरण पर भी ध्यान दें, क्योंकि एक समान वितरण जब संसाधनों में होता है तभी वो अर्थव्यवस्था के लिए सहायक होता है और लोग किसी प्रकार के भेदभाव का या फिर डिप्रिवेशन यानी कि वंचितता का शिकार नहीं होते हैं। इसके अलावा अगर अगले टॉपिक की हम बात कर रहे हैं, यहां पर नेशनल इनकम की बात कर रहे हैं, राष्ट्रीय आय की बात कर रहे हैं, तो दोस्तों राष्ट्रीय आय जैसे चैप्टर को बेहतर ढंग से समझने के लिए मैं बताना चाहूंगा कि कुछ फार्मूलाज का इस्तेमाल किया जाता है और पेपर में जो क्वेश्चन बनते हैं वो इसी तरह के आधार पर बनते हैं। अगर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस की आप बात करें, एमसीक्यू लेवल के क्वेश्चंस की बात करें, तो वहां पर आपके जो सवाल हैं, जैसे कि मैंने जीडीपी की बात की, तो सबसे जरूरी चीज तो यहां यही होती है कि टर्मिनोलॉजी को आप समझ जाएं। जीडीपी हो गया, जीएनपी हो गया, एनएनपी हो गया, जीएनआई हो गया, इन सब बातों को समझना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि जीडीपी की अगर बात की जाए तो इसी को दोस्तों हम लोग कहते हैं ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, और ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट का मतलब होता है सकल घरेलू उत्पाद। ठीक है, जैसा आप देख रहे हैं सकल घरेलू उत्पाद का जो फार्मूला जीडीपी का होता है दोस्तों, तो जीडीपी बराबर होता है पी इंटू क्यू। अब पी और क्यू में जो पी है ये बात कर रहा है प्राइजेस की यानी मूल्य की, और क्यू जो बात कर रहा है वो क्वांटिटी की बात कर रहा है यानी कि मात्रा की, यानी मूल्य और वस्तुओं की कुल मात्रा। तो जब एक वित्त वर्ष की बात आती है, एक फाइनेंशियल ईयर की बात आती है, तो आप अच्छी तरह जानते हैं कि हमारा जो फाइनेंशियल ईयर है वो स्टार्ट होता है 1 अप्रैल से और चलता है ये 31 मार्च के बीच तक। तो ये हमारी जो है वित्तीय वर्ष की बात हो रही है। इस दौरान किसी भी अर्थव्यवस्था में उत्पादित सभी वस्तुओं और सेवाओं के मूल्य को जब हम उसके बाजार मूल्य से गुणा कर देते हैं, या यूं कहिए उसकी कुल मात्रा को जब उसके बाजार मूल्य से गुणा कर देते हैं, तो हमें जो प्राप्त होता है वही होता है दोस्तों हमारा जीडीपी। और जीडीपी की जब बात आती है, इसको हमें जीएनपी में बदलना है, तो जीएनपी मतलब लिया जाता है, इसे कहते हैं ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। अब यहां एक बहुत बड़ा सवाल आपके लिए बन जाएगा कि एक्चुअल में जीडीपी और जीएनपी में क्या डिफरेंस होता है, कैसे हम इन दोनों के बीच का अंतर समझेंगे बेहतर ढंग से। तो मैं संक्षिप्त में आपको कहता हूं कि जीडीपी जो है ये हमारी घरेलू सीमा की बात करते हैं, लेकिन जब हम जीएनपी की बात करते हैं तो जीएनपी का मूल्यांकन जो हम करेंगे वो अपनी राष्ट्रीय सीमा में करेंगे। तो हमें यह समझना होता है यहां पर कि जीएनपी अगर राष्ट्रीय सीमा है तो राष्ट्रीय सीमा हमारी घरेलू सीमा से कैसे भिन्न है। अगर ऐसा कोई छात्र है समीक्षा अधिकारी की परीक्षा में जो राष्ट्रीय सीमा और भौगोलिक सीमा के बीच अंतर नहीं समझ रहा है या फिर दोनों को कई बार एक समझ रहा है, तो ये ऐसे प्रश्नों को हल करना उसके लिए फिलहाल चुनौतीपूर्ण हो जाता है और उसके लिए बहुत मुश्किल होती है। हालांकि इसका फार्मूला आप जान लें, जो जीएनपी लिया जाता है वो बराबर जीडीपी प्लस एक्स माइनस एम। इस फार्मूले के आधार पर हम इसकी बात कर सकते हैं, इसके बारे में चर्चा कर सकते हैं। दूसरी चीज दोस्तों, राष्ट्रीय आय के बाद आप देखिए मुद्रास्फीति, इसके बारे में बात करते हैं। मुद्रास्फीति को हम लोग सामान्य अर्थों में महंगाई कहते हैं दोस्तों। आसान भाषा में इसके लिए हम जो वर्ड यूज कर रहे हैं वो है महंगाई। और महंगाई जो होती है इसी के लिए इन्फ्लेशन वर्ड यूज हो रहा है। तो इन्फ्लेशन जो होता है इसको अगर क्लासिफाई करना हो तो इसे हम दो अलग अलग हिस्सों में बांट सकते हैं, जिसे सीपीआई कहते हैं और एक को हम टीपीआई कहते हैं। सीपीआई जो होता है ये बात करता है दोस्तों कॉस्ट पुल इन्फ्लेशन की, यानी किसी वस्तु के मूल्यों में तब वृद्धि होती है जब उसकी लागत बढ़ जाती है। यानी आज से अगर 10 साल पहले बात करें तो समोसे की कीमतें क्या रही होंगी, और आज देखा जाए तो समोसे की कीमतें बढ़ गई हैं। क्यों बढ़ गई हैं? क्योंकि तेल से लेकर आलू तक और मसाले से लेकर के गैस तक, प्लस जो लेबर फोर्स है, जो मानव श्रम है जो उसके उत्पादन में लग रहा है, उसका भी वैल्यू, उसकी भी कीमत बढ़ी है। और ऐसे में हर वस्तु की समय के साथ कीमतें में क्या होती हैं, बदलती रहती हैं, बढ़ती रहती हैं, घटती रहती हैं। दूसरा जो आप नाम देख रहे हैं दोस्तों, दूसरी बात जो हो रही है वो है डिमांड की। तो ये है डिमांड पुल इन्फ्लेशन। तो
अर्थ ये भी है कि किसी वस्तु की कीमतों में तब भी बदलाव आता है जब उसकी मांग में बदलाव आ जाए। अगर मांग किसी चीज की बहुत ज्यादा होती है दोस्तों, तो हम अच्छी तरह जानते हैं कि उसकी मांग में वृद्धि होने के कारण उसके मूल्यों में भी वृद्धि हो जाती है। लेकिन अगर मांग में किसी चीज की कमी है, ज्यादा उनका उत्पादन उनका बिक नहीं रहा है, उनका प्रोडक्ट बिक नहीं रहा है, उसकी डिमांड में कमी आ गई, तो लोग कई बार स्टॉक को खाली करने के लिए या डिमांड को बढ़ाने के लिए प्राइसेस क्या करते हैं, कम कर देते हैं, मूल्यों को कम कर देते हैं। तो यही मतलब है आपके मुद्रास्फीति का। इसी तरह से हम लोग मुद्रास्फीति को समझते हैं, और इसी इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए हमारे पास दोनों तरह की पॉलिसीज हैं दोस्तों। इसी को कंट्रोल करने के लिए हम प्रयोग करते हैं या तो मौद्रिक नीतियों का, या फिर इसको नियंत्रित करने के लिए हम प्रयोग करते हैं राजकोषीय नीतियों का, यानी कि फिस्कल पॉलिसीज का प्रयोग करते हैं। अगली चीज दो आप यहां देख सकते हैं, जनसंख्या या जनगणना की बात आ रही है। दोस्तों अभी भी आपको पता है कि वर्ष 2011 में ही सेंसस हुआ था, यानी जनगणना हुई थी। तब से अब तक, क्योंकि ये जनगणना प्रत्येक 10 वर्ष के अंतराल पर होनी चाहिए, तो अगली जो जनगणना होनी चाहिए तो 2021 में होनी चाहिए थी। लेकिन हम सब जानते हैं कि 2021 का जो वर्ष था वो कोविड-19 या कोविड-19 की भेंट चढ़ गया था, और ये कारण है कि उस वक्त जनगणना नहीं हो पाई। लेकिन अगर भारत सरकार की अधिसूचना की बात करें तो दोस्तों अगली जो जनगणना होनी है वो वर्ष 2025 में होनी है, यानी कि इसी वर्ष ये जनगणना प्रारंभ हो सकती है। नो डाउट 2026 में परिसीमन होना है, डिलिमिटेशन होना है, तो इसलिए भी ये जनगणना जरूरी है, ताकि हम विधायिका में सीटों की संख्या को जनसंख्या में हुए बदलाव के आधार पर चेंज कर सकें, घटा या बढ़ा सकें। तो ये जरूरी हो जाता है इस साल। हालांकि इसकी जनगणना पढ़ते समय हम लोगों को कई चीजें पढ़नी होती हैं, जैसे विस्थापन के बारे में पढ़ना होता है, ये भी इसके अंतर्गत एक टॉपिक पूछा जाता है। जनगणना में 2-3 चीजें होती हैं, जैसे मृत्यु दर होती है, जन्म दर होती है, TFR होता है, कुल प्रजनन दर जिसे हम कहते हैं, साथ साथ CMR यानी चाइल्ड मोर्टेलिटी रेट है, बाल मृत्यु दर, MMR मदर मोर्टेलिटी रेट है, मातृ मृत्यु दर। इस तरह के प्रश्नों को भी यहां पर समझने की जरूरत होती है। गरीबी और बेरोजगारी की बात जहां तक है दोस्तों, पॉवर्टी एंड अनएम्प्लॉयमेंट की बात आ रही है, तो दोस्तों सबसे बड़ी बात कि गरीबी और बेरोजगारी को प्रायः एक ही सिक्के के दो पहलू के तौर पर देखा जाता है। क्योंकि जो समाज गरीब है निश्चित तौर पर वो बेरोजगार भी हो जाता है, समाज का वह व्यक्ति, और जो बेरोजगार है वो तो गरीब हो ही जाता है। इसीलिए मैंने आपसे कहा कि ये दोनों एक ही सिक्के के दो पहलू हैं जो आपस में जुड़े हुए हैं। और इसमें भी बहुत सारे टर्म्स हैं जिनका हम इस्तेमाल करेंगे, जिसमें निर्धनता की बात आएगी, BPL की बात आती है। जैसे मैं यहां लिख देता हूं कि बिलो पॉवर्टी लेवल क्या होता है, एबव पॉवर्टी लेवल क्या होता है, BPL और APL कार्ड आपने सुना होगा दोस्तों, इसकी बात यहां पर की जाती है। साथ ही साथ क्या है, आजकल एक बड़ा नया कॉन्सेप्ट चल रहा है, मल्टी डायमेंशनल, यानी कि इसे मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी का मतलब हिंदी में अगर मैं कहूं तो इसे कहते हैं बहुआयामी गरीबी। ठीक है, गरीबी के कारणों की बात भी की जा सकती है कि गरीबी के क्या कारण हैं, हमारे पास रीजंस क्या हैं गरीबी के, गरीबी को दूर करने के लिए किस स्तर के कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। 5वीं पंचवर्षीय योजना, 5th 5 ईयर प्लान का नाम आपने सुना होगा दोस्तों। तो 5th 5 ईयर प्लान को हम गरीबी उन्मूलन की दिशा में उठाए गए एक अहम कदम के रूप में भी जानते हैं। तो ये सारी बातें आपकी चैप्टर में होती हैं। बेरोजगारी के प्रकारों की भी बात करते हैं, जैसा कि भारत में आपको पता है कि स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट होता है दोस्तों, जिसे हम संरचनात्मक बेरोजगारी कहेंगे। और संरचनात्मक बेरोजगारी दो स्तरों पर होती है। पहला होता है जब स्किल की कमी हो, जब कौशल की कमी हो, तो एक तो बेरोजगारी ये है। और दूसरा जब टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट होता है, जब प्रौद्योगिकी का विकास होता है, तो प्रौद्योगिकी के विकास के कारण भी जो बेरोजगारी उत्पन्न होगी वो भी स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट का ही हिस्सा मानी जाती है। ठीक है दोस्तों, तो मैं उम्मीद करता हूं कि ये सारी बातें आपको समझ में आ रही होंगी, और अगर नहीं तो आप बने रहिए डीपी एजुकेशन के इस प्लेटफॉर्म पर, क्योंकि इन सारी बातों को डिटेल टॉपिक के साथ मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा। यानी मैं अभिनव श्रीवास्तव अर्थव्यवस्था के इन मूलभूत सिद्धांतों और इन कठिन लग रहे सिद्धांतों को
आपके साथ इस स्तर पर हम लोग डिस्कस करेंगे कि न केवल आप इन सिद्धांतों को अपने जिंदगी के हर पहलू के रूप में देख पाए, बल्कि आप इससे कैसे बेहतर ढंग से निपट सकते हैं और आने वाले समय में जो भी परीक्षाएं होंगी और उनमें जिस तरह के सवाल आएंगे उसको देखते हुए भी आप इन क्लासेस का लाभ ले पाएंगे। तो दोस्तों बने रहिए इस मंच पर। अगली क्लास में मैं आपसे व्यवस्थित तरीके से बात करूंगा किसी एक विषय पर, क्योंकि आपको ये जानकारी हो चुकी है अब तक कि हम लोग इस क्लास में यानी कि मैं अभिनव श्रीवास्तव आपसे अर्थव्यवस्था, विज्ञान और प्राचीन तथा मध्यकालीन इतिहास पर बातें करूंगा। तो इन्हीं विषयों के साथ मैं आपसे अनुमति लेना चाहता हूं। मिलते हैं दोस्तों अगली क्लास में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए और बने रहिए डीपी एजुकेशन के साथ। जय हिंद।